हमारा परिवार बहुत गरीब था। साल में एक बार भी मांस नसीब नहीं होता था। लेकिन मेरा बड़ा भाई राहुल मांस खाने का इतना शौकीन था कि एक दिन वह चोरी छिपे नाग मंदिर के पास गया और वहां से 2 मोटे ताजे सांप पकड़ लाया। उसने उनकी खाल उतारी, टुकड़े किए और बड़े मजे से उन्हें खा गया। अगले ही दिन हमारे घर एक बेहद खूबसूरत औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मेरे 2 बेटे खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। मेरी माँ ने उसकी खूबसूरती देखी और चालाकी से उसे घर के अंदर बुला लिया। फिर उसे नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और मेरे भाई राहुल के कमरे में छोड़ दिया। अगले दिन जब मैं उसे खाना देने गया तब भी वह लगातार रो रही थी। मुझे देखते ही उसने घबरा कर पूछा, क्या तुमने मेरे बेटों को देखा है? तुम्हारे घर में उनके होने की खुशबू आ रही है। मैं कभी गलत नहीं हो सकी, लेकिन वे मिल क्यों नहीं रहे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरी माँ कमरे में आ गई। उसके हाथ में मोटी रस्सी थी। उसने उस औरत को बिस्तर से कसकर बांध दिया और उसकी गोरी त्वचा को दबाते हुए हंसकर बोली, इतना नाजुक बदन, लगता है मर्दों का खूब साथ मिला है। मैं डर के मारे चुप रहा। माँ के जाने के बाद मैं धीरे से उस औरत के पास गया और फुसफुसाकर कहा, मैंने सच में तुम्हारे बेटों को नहीं देखा। अगर तुम बता दो कि वे दिखते कैसे हैं तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बोली, मेरे दोनों बेटे बहुत प्यारे हैं। एक का पूरा शरीर काला है और दूसरे का पूरा शरीर सफेद। दोनों गोल मटोल हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मेरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया और मैं जान बचाकर कमरे से भाग निकला। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मेरा भाई राहुल शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ 3 दोस्तों के साथ उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे क्या करने वाले हैं। मैं तुरंत उनके सामने खड़ा हो गया। भैया मत जाओ, उस औरत में कुछ अजीब है। राहुल ने मुझे जोर से धक्का दिया और गुस्से में बोला, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? ज्यादा बोला तो जान से मार दूंगा। मैं सहम कर एक कोने में जा बैठा और बेबस होकर देखता रहा जबकि वे सभी हंसे हुए उस औरत के कमरे में चले गए। उस रात मैं राहुल को ढूंढने निकला तो देखा कि माँ और राहुल धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं चुपके से दरवाजे के पास गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। माँ बोली, इस साल गांव में बीमारी की वजह से सारे सुअर मर गए हैं। गांव के प्रधान ने कहा है कि त्योहार पर हर हाल में मांस होना चाहिए। कुछ घरों को मांस देना पड़ेगा और उनमें हमारा घर भी शामिल है। मैं हैरान रह गया। हमारे घर में तो कोई जानवर भी नहीं था। तभी माँ ने कहा, तो फिर उस औरत को ही दे देते हैं। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। लेकिन राहुल तुरंत बोला, नहीं, वो औरत नहीं जाएगी। मैं और मेरे दोस्त अभी उससे मन नहीं भरे हैं। माँ बोली, अगर हमने किसी को नहीं दिया तो प्रधान बहुत नाराज होगा। राहुल हंसते हुए बोला, तो फिर रोहित को दे दो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं कांपता हुआ अपने कमरे में लौट आया। मैं हमेशा सोचता था कि माँ मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वह मुझे मौत के मुंह में धकेल देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आधी रात तक मैं जागता रहा। जब सब गहरी नींद में सो गए तब मैं चुपके से उस औरत के कमरे में पहुंचा। उसके पूरे शरीर पर चोटों के नीले निशान थे। मुझे देखते ही वह जोर जोर से छटपटाने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी रस्सियां खोल दी और उसके कान में धीरे से कहा, तुम कह रही थी कि हमारे घर में तुम्हारे बेटों की खुशबू है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे भाई के शरीर से वही खुशबू ज्यादा तेज नहीं आ रही? पहले तो वह मेरी बात समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मैं डर कर पीछे हट गया और जल्दी जल्दी बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। बस जब तुम बदला लो तो मुझे छोड़ देना। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं वहां से भाग गया। अगली सुबह मेरी नींद राहुल की डरावनी चीख से खुली। मैं दौड़कर बाहर आया। वह औरत मर चुकी थी। उसने लाल दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था और फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। डर के मारे मेरे पैरों से ताकत खत्म हो गई और मैं वहीं गिर पड़ा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और तांत्रिक दादा श्याम घर के अंदर आए। उन्होंने लाश को ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में मेरी माँ से पूछा, ये औरत कहाँ से आई है? माँ घबरा कर बोली, ये मेरे मायके की तरफ के रिश्तेदार हैं। दादा श्याम ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ, ये औरत कहाँ से आई? उनकी डरावनी नजरें देखकर माँ कांप उठी और आखिरकार सच बोल दिया, ये खुद ही हमारे घर आई थी। मैंने सोचा था कि इसे राहुल की पत्नी बना दूं, लेकिन इसने तो अपनी जान ही दे दी। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा श्याम ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने लाश को नीचे उतारा, ध्यान से जांच की और उनका चेहरा और गंभीर होता चला गया। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब यह साधारण मौत नहीं रही। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। दादा श्याम, आपको कुछ करना होगा। राहुल तो आपका। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा श्याम ने उसे ऐसी तेज नजर से घूरा कि वह तुरंत चुप हो गई। राहुल मेरे बड़े भाई का नाम था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये लोग मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं, लेकिन इस घर में सवाल पूछने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी। दादा श्याम कुछ देर तक उस औरत की लाश को घूरते रहे। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, रोहित, अब तू बड़ा हो गया है। अब तू लाश उठाने लायक हो चुका है। उनकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर कर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पाया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात इस औरत की लाश अपने कमरे में ले जा। उसे अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोना। फिलहाल पूरे परिवार को बचाने का यही एक तरीका है। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं लगातार सिर हिलाकर मना करने लगा। मेरे डर को देखकर दादा श्याम शांत स्वर में बोले, घबराने की जरूरत नहीं, तू अभी कुंवारा है। तेरे भीतर की पवित्र ऊर्जा किसी भी बुरी आत्मा को तेरे करीब नहीं आने देगी। वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। तभी मेरी माँ रसोई से बड़ी सी छुरी उठाकर ले आई। उसने गुस्से में कहा, अगर तूने दादा श्याम की बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त तुझे मार डालूंगी। दादा श्याम ने माँ की तरफ देखा, फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, अब तो मान जाएगा। माँ की आंखों में अपने लिए मौत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मजबूरी में सिर झुका दिया। दादा श्याम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर आखिरी हिदायत दी, ध्यान से सुन, आज रात अपने जूते बिस्तर के ठीक सामने सीधी लाइन में रखना और पूरी रात पेट के बल सोना। इससे वह बिस्तर के नीचे ही उलझी रहेगी और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी।
जाएगी, तभी तू सुरक्षित रहेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मैंने जूतों को इधर उधर बिखेर दिया और आराम से पीठ के बल बिस्तर पर लेट गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, इस घर में कोई भी मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। माँ और राहुल तो मुझे गांव वालों के हवाले करके मरवाना चाहते थे और दादा श्याम भी मुझे इस लाश के साथ सुलाकर मारना चाहते हैं। अगर सबको मेरी मौत चाहिए तो फिर सब साथ मरेंगे। सुबह जैसे ही पहली बार मुर्गे ने बांग दी, मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर बाहर भागा। दरवाजे पर दादा श्याम पहले से खड़े थे। मुझे जिंदा देखकर उनकी आंखें फैल गईं। तू अभी तक जिंदा कैसे है? उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे धक्का दिया और सीधे मेरे कमरे की ओर दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। उन्होंने बिस्तर के नीचे से उस औरत की लाश बाहर खींची, लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आज उसके गाल लाल थे। वह बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे गहरी नींद में सो रही हो। दादा श्याम गुस्से से मेरी तरफ मुड़े। सच सच बता, क्या तूने वही किया था जो मैंने कहा था? मैं डर के मारे पीछे हट गया। हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी हर बात मानी थी। दादा श्याम कुछ पल तक मुझे घूरते रहे। उन्हें शायद यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बुदबुदाए, इतनी भयानक शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। तभी माँ और राहुल भी कमरे में आ गए। माँ घबरा कर बोली, दादा श्याम क्या हुआ? सब ठीक तो है? राहुल ने उस औरत की लाश पर घृणा से थूक दिया और बोला, ये चीज बहुत खतरनाक है, मेरे बस की नहीं। मैं शहर जाकर अपने गुरुजी को बुलाकर लाता हूँ, आने जाने में 2 दिन लगेंगे। फिर दादा श्याम मेरी तरफ मुड़े। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, हर रात इसी तरह इस लाश को अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोना। इसी से इसकी शक्ति काबू में रहेगी। मैं फिर मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए तुरंत सिर हिला दिया। उस रात जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, राहुल चुपके से मेरे कमरे में आ गया। मैं डर कर उठ बैठा। वह मुस्कुराते हुए मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे लगा वह सिर्फ यह देखने आया है कि मैं दादा श्याम की बात मान रहा हूँ या नहीं। मैं बोला, भैया आप चिंता मत करो, मैं सब वैसा ही कर रहा हूँ जैसा कहा गया है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे बिस्तर की तरफ बढ़ा। मैं घबरा गया और कमरे से बाहर निकलने लगा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, यहीं खड़ा रह, जो करना है करने दे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मेरे पेट पर जोर से लात मार दी। ज्यादा सवाल मत पूछ, जैसा कहा है वैसा ही कर। मैं दर्द से दोहरा हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद राहुल वापस बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखकर कहा, याद रखना क्या बोलना है और क्या नहीं। अगर जुबान खोली तो ऐसी मौत दूंगा कि मरने की भी भीख मांगेगा। मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। अगली सुबह बाहर जोर जोर की आवाजें सुनाई दी। मैं भागकर आंगन में पहुंचा और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों से जान निकल गई। पूरा आंगन सांपों से भरा हुआ था। दीवारों पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। कुछ इतने मोटे थे कि उनकी मोटाई छोटे बच्चे की बांह जितनी थी। मैं डर कर पीछे हट गया। तभी माँ गांव के कई लोगों के साथ आंगन में दाखिल हुई। मैंने सोचा सब लोग डर जाएंगे, लेकिन उल्टा सबकी आंखें चमक उठी। वे बिना डरे सांप पकड़ने लगे। जो सांप मुझे मौत जैसे लग रहे थे, वही उनके लिए स्वादिष्ट भोजन थे। दोपहर तक आंगन का एक भी सांप नहीं बचा। बीच आंगन में एक बहुत बड़ा कड़ाहा चढ़ा दिया गया। मर्द बैठकर बातें करने लगे, औरतें सांप काटने और पकाने में लग गईं। पूरा माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया। थोड़ी ही देर में पूरे आंगन में मांस पकने की खुशबू फैल गई और जैसे ही सब लोग खाना बांटने की तैयारी करने लगे, जैसे ही सब लोग खाने के लिए बैठने वाले थे, तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी रामू काका हाँफता हुआ आंगन में घुस आया। वह कांपते हाथ से बड़े ताऊ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, मत खाओ, कोई भी ये मांस मत खाना। इन सांपों पर श्राप लगा हुआ है। ये साधारण सांप नहीं है। अगर इन्हें खा लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रामू काका बार बार सबको समझाते रहे, लेकिन मांस की खुशबू ने लोगों की समझ छीन ली थी। किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सबने मिलकर उन्हें बुरी तरह पीटा और कूड़े की तरफ बाहर फेंक दिया। मुझे उन पर बहुत दया आई। मैं दौड़कर बाहर गया और उन्हें सहारा देकर उठाया। काका आप ठीक तो हैं? ये लोग मांस के लालच में अंधे हो चुके हैं। अब आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। रामू काका ने गहरी सांस लेकर कहा, जिसे मरना हो उसे कोई नहीं बचा सका। जिसे मरना हो उसे कोई नहीं बचा सका। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा अगर मेरी बात पर जरा भी भरोसा है तो उस मांस को बिल्कुल मत खाना। उसे खाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। मैं फीकी मुस्कान के साथ बोला, आप चिंता मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। वैसे भी चाहे मैं खाना भी चाहूँ, मुझे कौन देगा? इस घर में मेरी औकात किसी जानवर से भी कम है। रामू काका कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। सच कहूँ तो मुझे भी उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन अगले ही दिन पूरे गाँव में हाहाकार मच गया। जिसने सांप का मांस खाया था, उन सबकी त्वचा बैंगनी पड़ने लगी। उनकी हालत देखकर किसी का भी खून जम जाए। माँ ने मुझे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तेरा भाई मर रहा है और तू बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर उसने मुझ पर टूट पड़ी। वह मुझे इतनी बेरहमी से मारने लगी कि मेरे मुंह और नाक से लगातार खून बहने लगा। मेरे खून की कुछ बूंदें माँ के हाथ पर गिर गईं और उसी पल उसके हाथ की बैंगनी त्वचा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। माँ की नजर भी इस बात पर पड़ गई। वह खुशी से पागल होकर राहुल के पास भागी। बच गया, मेरा राहुल बच जाएगा। रोहित का खून ये बीमारी ठीक कर सकता है। माँ की बात सुनते ही राहुल ही नहीं, आंगन में मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर टिक गई। उनकी आंखों में ऐसा लालच था कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मुझे पूरा यकीन था अगर किसी ने रोका नहीं तो ये लोग मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो क्या मैं फिर भी नहीं बचाऊंगा? मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो, मेरे खून से कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। मैंने आखिरी उम्मीद से गांव के प्रधान की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लंबी सांस ली और बोले, रोहित अगर तेरी एक जान से पूरे गांव की जान बच सकती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैंने माँ की तरफ देखा, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह सिर्फ राहुल के चेहरे को सहला रही थी। कुछ नहीं होगा बेटा, अब तू बच जाएगा। धीरे धीरे पूरा गांव मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं दीवार से लगकर कांपने लगा। मुझे लगा बस अब मेरी मौत आई है। तभी भीड़ के पीछे से एक ठंडी लेकिन तेज आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग एक साथ मुड़े। दरवाजे पर दादा श्याम खड़े थे। उनके साथ लगभग 25 साल का एक नौजवान भी था। अभी अभी उसी ने आवाज लगाई थी। दादा श्याम बोले, ये मेरे गुरुजी के शिष्य अर्जुन हैं। उम्र कम है लेकिन विद्या और ताकत में मुझसे भी आगे हैं। गांव में दादा